निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव के छठे चरण के चुनाव की अधिसूचना की जारी। 6 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली की कुल 57 सीटों पर होगा चुनाव। हरियाणा की सभी 10 सीटों पर 25 मई को होगा मतदान। हरियाणा में लोकसभा की 10 सीटों पर आज से नामांकन प्रक्रिया हुई शुरू। गुरुग्राम से भाजपा प्रत्याशी राव इंदरजीत सिंह ने मुख्यमंत्री के साथ नामांकन किया दाखिल। हरियाणा में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सभी पार्टियों ने प्रचार में झोंकी ताकत। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल हिसार में आयोजित रैली में हुए शामिल। कांग्रेस प्रत्याशी बुद्धिराजा ने करनाल में निकाला रोड शो। और अंबाला में किसानों द्वारा जाम किए गए रेलवे ट्रैक से रेलवे विभाग सहित व्यापारियों को हो रहा है करोड़ों रुपए का नुकसान। व्यापारियों ने सरकार से जल्द समाधान निकालने की मांग की। नमस्कार, मैं हूं आरजू। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में अब मतदान के लिए 1 महीने से भी कम का समय रह गया है। तो आइए सबसे पहले नजर डालते हैं तापमान के साथ ही बढ़ रही देश व प्रदेश की चुनावी हलचल पर। निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव 2024 के छठे चरण के लिए आज अधिसूचना जारी कर दी है। इस चरण में 6 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश की 57 लोकसभा सीटों पर चुनाव होंगे। छठे चरण में हरियाणा की सभी 10 सीटें, दिल्ली की सभी 7 सीटें, उत्तर प्रदेश की 14 सीटें, बिहार और पश्चिम बंगाल की 8-8 सीटें, ओडिशा की 6 सीटें और झारखंड की 4 सीटों पर मतदान होगा। उम्मीदवारों के लिए नामांकन जमा करने की आखिरी तारीख 6 मई है। नामांकन की जांच 7 तारीख को होगी और उम्मीदवारी वापस लेने की आखिरी तारीख 9 मई है। मतदान 25 मई को होगा, जबकि मतगणना 4 जून को होगी। वहीं लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के लिए नाम वापस लेने की आज अंतिम तिथि है। इस चरण में 13 मई को 9 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश की कुल 96 लोकसभा सीटों के लिए चुनाव होगा। इस चरण में आंध्र प्रदेश की सभी 25 संसदीय सीटें, तेलंगाना की 17, उत्तर प्रदेश की 13, महाराष्ट्र की 11, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल की 8-8, बिहार की 5, झारखंड और ओडिशा की 4-4 तथा जम्मू कश्मीर की 1 सीट के लिए चुनाव होगा। हरियाणा में लोकसभा की 10 सीटों पर आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। यह नामांकन प्रक्रिया 6 मई तक चलेगी। आज गुरुग्राम से भाजपा प्रत्याशी राव इंदरजीत सिंह ने अपना नामांकन दाखिल किया। इस दौरान उनके साथ मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मौजूद रहे। नामांकन दाखिल करने के बाद राव इंदरजीत सिंह ने हरियाणा भाजपा के प्रदेश की सभी 10 सीटों पर जीत का दावा करते हुए कहा कि उनकी इस बार पिछले चुनाव की अपेक्षा अधिक मतों से जीत होगी। गुड़गांव का इलेक्शन डेवलपमेंट के मुद्दे के ऊपर तो लड़ा ही जा रहा है, लेकिन नरेंद्र भाई मोदी की जो इमेज है पैन इंडिया ही नहीं, इंटरनेशनली जो नरेंद्र भाई मोदी की इमेज है, उससे खासा प्रभाव हमारे हरियाणा के अंदर और गुड़गांव के अंदर प्रॉपर के अंदर भी रहा है। आने वाले समय के अंदर भी रहेगा और हम आने वाले समय के अंदर 10 की 10 सीट भारतीय जनता पार्टी को दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। इस मौके पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि बीजेपी ने नॉमिनेशन की शुरुआत राव इंदरजीत सिंह के नॉमिनेशन से की है। उन्होंने सभी हरियाणा वासियों से वोट करने की अपील करते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। हमें वोट के जरिए विकसित भारत के सपने को साकार करने में प्रधानमंत्री की मदद करनी है। लोकतंत्र का पर्व है और इस लोकतंत्र के पर्व में आज पहला नॉमिनेशन ये गुरुग्राम में राव इंदरजीत जी ने किया है और मैं अपील भी करना चाहूँगा सभी प्रदेशवासियों से, क्योंकि गर्मी का मौसम है, गर्मी का भी पीक का मौसम है। हम इस लोकतंत्र के पर्व को अपना वोट दे करके उसको मनाएं सभी सीटों और जो एक विकसित भारत का सपना आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने वो लिया है, उस सपने में हम सब का योगदान रहे और हमें, क्योंकि 10 की 10 कमल के फूल खिला करके तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का काम हरियाणा के लोग करेंगे।
लोकसभा चुनाव का जो पर्व है वो अब लगातार चल रहा है। इस दौरान दिग्गजों के नामांकन भरने का सिलसिला भी जारी है। इस बीच रक्षा मंत्री और लखनऊ लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार राजनाथ सिंह ने आज अपना नामांकन दाखिल किया। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। नामांकन से पहले रक्षा मंत्री और लखनऊ लोकसभा सीट से भाजपा के उम्मीदवार राजनाथ सिंह ने लखनऊ में रोड शो भी किया। रोड शो के दौरान विशाल जनसैलाब को देखने को मिला। वहीं अमेठी लोकसभा सीट पर यहां से भारतीय जनता पार्टी की ओर से लगातार तीसरी बार बनाई गई उम्मीदवार स्मृति ईरानी ने आज अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। इस दौरान मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव मौजूद रहे। अमेठी में 5वें चरण के तहत 20 मई को मतदान होगा। स्मृति ईरानी ने नामांकन दाखिल करने से पहले अपने आवास पर पूजा अर्चना की, साथ ही उन्होंने एक रोड शो भी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कर्नाटक के बागलकोट में राज्य में कांग्रेस शासन के दौरान बढ़ती कट्टरपंथी वारदातों पर जनता को आगाह किया। प्रधानमंत्री ने ऐसी घटनाओं को सामान्य अपराध की घटना न बताकर कांग्रेस की सोच को प्रोत्साहित देने वाली घटना बताया। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन के दौरान बागलकोट में किए गए एयर स्ट्राइक की घटना का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि काफी देर तक लोग इसे बागलकोट की घटना ही समझते रहे। कि हम भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाएं, हम भारत को स्किल सेंटर बनाएंगे और ये संकल्प वैकेशन गुजारने वाले नहीं कर सकते पूरा। मौज मस्ती में जिंदगी गुजारने वाले ये काम पूरा नहीं कर सकते। इसके लिए तो विजन चाहिए और विजन के लिए जिंदगी चाहिए खपाने के लिए। जब विजन के लिए जीवन खपाते हैं और जब एक लक्ष्य को लेकर, एक संकल्प को लेकर 24/7 दिन रात काम करते हैं, तब जाकर के संकल्प सिद्ध होते हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कल पंचकुला में आयोजित विजय संकल्प रैली में शिरकत की। लोकसभा से भाजपा के अंबाला प्रत्याशी बंतु कटारिया के समर्थन में एक रोड शो भी निकाला। इस दौरान भाजपा नेता ज्ञानचंद गुप्ता, परिवहन मंत्री असीम गोयल सहित अनेक गणमान्य लोग मौजूद रहे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सड़क, रेल और एयर कनेक्टिविटी को बढ़ाने के साथ साथ एम्स व मेडिकल कॉलेज बनाने पर ध्यान दिया। वहीं दूसरी ओर हरियाणा में मनोहर लाल की सरकार ने ऐसे काम किए हैं जिनका लाभ लंबे समय तक लोगों को मिलता रहेगा। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार ने इतने काम किए हैं कि आज प्रदेश का हर नागरिक पूरी तरह से खुश है और सरकार ने सुशासन का नया उदाहरण प्रस्तुत किया है। कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि देश को तोड़ने और लोगों के साथ अन्याय करने का काम किसी ने किया है तो वह कांग्रेस ने किया है। कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी को यह बातें करने से पहले अपने पूर्वजों के कार्य देखने चाहिए थे। पिछले 10 वर्षों में जो काम नरेंद्र मोदी की सरकार ने किए हैं वो संकल्प लेकर के किए हैं। नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा है उसको तो पूरा किया है, परंतु जो नहीं भी कहा है उसको भी देश के हित के लिए लागू किया है। देश के लोगों को सुविधाएं पहुंचाने का काम पिछले 10 वर्षों के अंदर किया है। भाइयों, इन 10 वर्षों के अंदर गरीब की चिंता की गई है। इन 10 वर्षों के अंदर महिला को सशक्त किया गया है। इन 10 वर्षों के अंदर युवाओं का विश्वास बढ़ाने का काम किया गया है। इन 10 वर्षों के अंदर किसान की आय को मजबूती से उसको सशक्त करने का काम इन 10 वर्षों के अंदर किया है। पंचकुला से विधायक ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि पंचकुला में करोड़ों रुपए के विकास कार्य हुए हैं। भाजपा ने सबका साथ सबका विकास नीति पर काम करते हुए हरियाणा का एक सम्मान विकास करवाया है।
अंबाला लोकसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार बंतो कटारिया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं को मजबूत करने का काम किया है। उन्होंने केंद्र और प्रदेश सरकार की नीतियों की प्रशंसा करते हुए कहा कि जब लोग मतदान करने के लिए जाएंगे तो वे 2014 से पहले के देश और प्रदेश व 2014 के बाद के देश और प्रदेश के बीच अंतर देखेंगे। यह अंतर लोगों को भाजपा को वोट करने के लिए प्रेरित करेगा। प्रधानमंत्री ने 10 साल में पहली बार आपकी वोट की गारंटी लेकर नई पार्लियामेंट बनाई है। अगर उस पार्लियामेंट में किसी को जाने का अधिकार मिला पहले दिन, वो जो 50% आबादी है महिलाओं को मिला। इतना ही नहीं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पहले दिन ही नारी अधिनियम कानून बनाकर 33% देने का काम किया है। ये गारंटी है आपके वोट की। हिसार के मंडी आदमपुर में आज विजय संकल्प रैली का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शिरकत की। रैली में भाजपा नेता कुलदीप बिश्नोई, रणबीर सिंह गंगवा, भव्य बिश्नोई, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता सहित अन्य नेता भी मौजूद रहे। इस अवसर पर मनोहर लाल ने केंद्र सरकार के कार्यों का जिक्र करते हुए कहा कि भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बनने जा रहा है और यह सब नरेंद्र मोदी के कारण संभव हो पाया है। नरेंद्र मोदी ने नक्सलवाद को समाप्त किया है। मनोहर लाल ने कहा कि कभी कांग्रेस ने किसी की तकलीफ नहीं समझी। कांग्रेस के गरीबी हटाओ के नारे पर प्रहार करते हुए उन्होंने कहा कि हमने 20 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है। अंतरिक्ष ताकत हो, चाहे हमारी कूटनीतिज्ञ पॉलिसी उसकी ताकत हो, आज दुनिया में कोई भी देश कहीं फंसता है, कहीं उसका संकट आता है, तो सबसे पहले भारतवर्ष के मोदी जी को, प्रधानमंत्री जी को सलाह करते हैं हम इस संकट में फंसे को कैसे बाहर निकले। ये मोदी जी की ताकत है। यानी ऊपर बिहार से लेकर और नीचे केरल तक बीचों बीच नक्सली गलियारा था। उस नक्सलवाद को समाप्त किया, बल्कि नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर दिया सेना के सामने, बीएसएफ के सामने, सीआरपीएफ के सामने। आज दावे से कहते हैं हम कि दुनिया की 5 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में आज भारतवर्ष का नाम है। 5 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं। हिसार से भाजपा के लोकसभा प्रत्याशी रंजीत सिंह ने पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल को अपना मार्गदर्शक बताते हुए कहा कि मुझे भाजपा से ज्यादा कभी कहीं सम्मान नहीं मिला। उन्होंने कहा कि मैं भव्य को साथ लेकर आदमपुर का सबसे पहले विकास करूंगा। वहीं कुलदीप बिश्नोई ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि रंजीत सिंह को भव्य से भी ज्यादा वोटों से जीत दिलानी है। अगली 5 की कैबिनेट बनी तो 10 जेजेपी थे, 7 में इंडिपेंडेंस, 17 में भी एक चयन करना पड़ा तो हमें मनोहर लाल जी ने रंजीत सिंह को करा और फिर उसे एक हफ्ते में भी मुझे मोदी साहब और पूरे हाईकमांड और माननीय मनोहर लाल जी की तरफ से मैं लोकसभा का उम्मीदवार बना। इससे ज्यादा कभी भी किसी पार्टी में सम्मान नहीं मिला। कोई नाराजगी नहीं रखनी, कोई मन में मलाल नहीं रखना। मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना, आपके भाई आपने बेटे का लाज रखना। आज मैं आपके पास बीच में आया हूं अपने भाई रणबीर चौटाला जी के लिए आप सबसे आशीर्वाद दें। किसी प्रकार के बहकावे में नहीं आना। जितने वोट मेरे बेटे भव्य को आपने दिए, उससे फालतू वोट रणजीत को दोगे तो आपके भाई बेटे की लाज बचेगी, लाज नहीं बचेगी। इस बात का ध्यान आप रखना। रोहतक जिला के गांव जसिया में कल भाजपा द्वारा विजय संकल्प रैली का आयोजन किया गया। इस रैली में प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अब करनाल लोकसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार मनोहर लाल ने मुख्य वक्ता के तौर पर शिरकत की। इस दौरान वित्त मंत्री जेपी दलाल, राज्यसभा सदस्य रामचंद्र जांगड़ा और रोहतक लोकसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार डॉक्टर अरविंद शर्मा भी मौजूद रहे। मनोहर लाल ने अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों की सराहना की। उन्होंने कहा कि भाजपा की जीत का पहला श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है और दूसरा श्रेय राहुल गांधी को जाता है। जब तक राहुल गांधी हैं तब तक भाजपा की जीत निश्चित है। राहुल गांधी ही कांग्रेस को खत्म करने में लगे हुए हैं। उन्होंने कांग्रेस के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर भी कटाक्ष किया। वित्त मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार ने किसानों के हित के लिए सबसे ज्यादा कार्य किए हैं। वो आएंगे तो हम उनको ड्रोन दीदी कह के पुकारेंगे, लखपति दीदी कह के पुकारेंगे। उनका जो बना हुआ सामान उसको मार्केट उपलब्ध कराएंगे, उसको जम एक पोर्टल होता है उसमें सामान को रजिस्टर करेंगे ताकि उनका सामान देश दुनिया में कोई भी खरीद सके। आते किसान के पैसा जो है उनके खाते में भेजना शुरू कर दिया।
डीबीटी आज लाखों रुपए किसानों के खाते में जाता है। आज आखिरी टेल तक पानी पहुंचा है। लाल दौरे को हमने खत्म कर दिया है। 2014 से पहले बहुत थोड़ी खरीद होती थी। किसानों के खाते में 8200 करोड़ रुपए फसल बीमा के द्वारा कंपनियों से हमने डलवाया। मोदी जी के जो 2-2 रुपए आते, 6,000 रुपए साल के, 5,000 करोड़ रुपए उसके हमने डलवाए। जिन किसानों ने बीमा नहीं करवा रखा था 4600 करोड़ रुपए उनके डलवाए। कुल मिलाकर के 17,000 करोड़ रुपए हमने किसानों के खाते में डाले हैं। राज्यसभा सदस्य रामचंद्र जांगड़ा ने रोहतक लोकसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार डॉक्टर अरविंद शर्मा को जिताने की अपील की। रोहतक से भाजपा के प्रत्याशी डॉक्टर अरविंद शर्मा ने कहा कि वे इस बार मेट्रो को सांपला तक लेकर आएंगे। अगर वे सांपला तक मेट्रो को नहीं ला पाए तो वे राजनीति छोड़ देंगे। अस्थल बोहर स्थित बाबा मस्तनाथ मठ के महंत तिजारा से भाजपा विधायक बाबा बालकनाथ ने भी रैली को संबोधित किया। बीजेपी सरकार है और पूरे देश के अंदर अगर कोई इस देश की इज्जत को रख सकता है तो ये भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी और हरियाणा में बीजेपी की सरकार है। मैं आपको अपने शब्दों के माध्यम से ये कह के कि अरविंद शर्मा को दी हुई वोट वो मोदी की झोली में जाएगी। ये मेरा संकल्प है। अगर भादरगढ़ से, आसोदा से, सांपला अगर इस टर्म में हम जल्दी से जल्दी नहीं लेके आ सके तो भाई मैं स्टेज से घोषणा करता हूं मैं अपनी तरफ से कि भाई आगे मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा अगर सांपला तक मेट्रो नहीं आई तो ये मेरा संकल्प है। 2014 में 2019 में आपने बहुत ही मन और भाव से भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया, जिसके फलबूते देश में एक नई विकास की रेखा पूरे देश ने देखी है और देश के लोगों ने विकास को अपने घर तक होते हुए देखा है और योजनाओं के माध्यम से हर एक योजना लोगों के घर तक पहुंची है। सिरसा से भाजपा के लोकसभा प्रत्याशी डॉक्टर अशोक तंवर ने कल नाथूसरी चौपटा में पार्टी के कार्यालय का शुभारंभ किया। इस अवसर पर बीजेपी जिला अध्यक्ष निताशा सिहाग, मीनू बेनीवाल सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान अशोक तंवर ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के कार्यालय में देश स्वर्णिम युग में पहुंचा है। चंद्रयान से लेकर राफेल और रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनते हुए देश ने विकास की आंधी देखी है। यही वजह है कि एक बार फिर देश में भाजपा की सरकार बनने जा रही है। साथ ही उन्होंने लोगों से कमल के फूल का बटन दबाने की अपील करते हुए कहा कि देश के गरीब, दलित, वंचित पिछड़ों को न्याय दिलाने में आपको अपनी भूमिका तय करनी है। ऐसा जोश तब दिखता है जब विश्वास किसी के ऊपर अटूट हो। ऐसा जोश तब दिखाई देता है, जज्बा और जुनून, जब लोग देश के अंदर बड़ा काम करना चाहते हो। और मैं समझता हूँ कि आज एलनाबाद चौपटा से लेकर के और सिरसा संसदीय क्षेत्र पूरे हरियाणा और देश ने फैसला कर लिया है कि हमें 400 पार के साथ मोदी जी को लेकर के आना है। हमें किसान, मजदूर, गरीब आदमी को और ताकत देनी है। हमारे देश को हम सब ने मिलकर के 140 करोड़ लोगों ने इस देश को अगले 25 वर्ष में विकसित भी बनाना है और 5 वर्ष में इसको दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति के रूप में देखना है। सिरसा की कांग्रेस उम्मीदवार कुमारी शैलजा ने भी कल गांव ओढ़ा में पार्टी कार्यालय का उद्घाटन किया। इसके बाद उन्होंने गांव चौरमार स्थित ऐतिहासिक गुरुद्वारा साहिब में माथा टेका और क्षेत्र में सुख शांति की अरदास की। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि कांग्रेस प्रदेश की सभी 10 सीटों पर जीत हासिल करेगी। भाजपा के खिलाफ हम सब मिलकर न्याय की लड़ाई लड़ेंगे। काम करेंगे, चाहे गरीब है, चाहे किसान है, चाहे छोटा दुकानदार है, हर वर्ग के लिए हमने काम करना है। नौजवान के लिए काम करना है। किसान पर जो इस बार मार पड़ी है उसका बदला हमने लेना है और बदला हम तभी लेंगे लोकतांत्रिक हिसाब से। चुनाव होगा, चुनाव में ही हम दिखा सकते हैं। मेरा आपसे यही मेरी गुजारिश है, मेरी अपील है कि हम सब मिलकर न्याय की ये लड़ाई में एक दूसरे का साथ दें।
कांग्रेस पार्टी ने करनाल से बीजेपी के मनोहर लाल के सामने दिव्यांशु बुद्धिराजा को अपना उम्मीदवार बनाया है। वे लोकसभा प्रत्याशी बनाए जाने के बाद पहली बार आज करनाल पहुंचे और रोड शो किया। कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय राजमार्ग पर उनका जोरदार स्वागत किया। रोड शो के दौरान पत्रकारों से बातचीत में दिव्यांशु बुद्धिराजा ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि वे पिछले 8 सालों से हरियाणा के नौजवानों की लड़ाई बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे हैं और अब इस लड़ाई को अंतिम स्वरूप देने का वक्त आ गया है। करनाल से मनोहर लाल की विदाई तय है। वहीं भाजपा द्वारा उनको एक केस में लगाए गए भगौड़े के आरोप पर उन्होंने कहा कि बीजेपी ने उनके खिलाफ बैकडेट में मुकदमे दर्ज किए हैं। जो केस उनके खिलाफ दर्ज किया गया है, इसे लेकर वे हाईकोर्ट में गए हैं, जिस पर जल्द सुनवाई होनी है। झूठी एफआईआर, गलत एफआईआर मेरे ऊपर दर्ज कराई गई। जिस समय मुझे सुबह 6:30 बजे पता लगा, साथ की साथ हमने, क्योंकि हम कानून को मानने वाले लोग हैं, साथ की साथ मैंने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और उच्च न्यायालय में उस एफआईआर के खिलाफ मैंने क्वेश्चन डाली। दिव्यांशु बुद्धिराजा चुनाव लड़ेगा तो पूरे प्रदेश के बेरोजगार करनाल पहुंचकर मनोहर लाल खट्टर जी से 9.5 साल का हिसाब किताब चुकता करने का काम करेंगे। मुझे लगता है कि संभालखा से लेकर जितने लोग यहाँ करनाल पार्लियामेंट के अंदर सड़कों पर आए हैं और मुझे आशीर्वाद दिया है, मुझे लगता है कि शाम तक करनाल की फिजा भी बदलेगी। सोनीपत में कल भाजपा नेता मनोहर लाल ने विजय संकल्प रैली को संबोधित किया। भाजपा प्रत्याशी मोहनलाल बड़ोली ने समर्थन में आयोजित रैली में अपने संबोधन में मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा में अब किसी का कोई गढ़ नहीं बचा, सभी के गढ़ धराशायी हो गए हैं। कांग्रेस के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा की ओर इशारा करते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें पिछली हार का मलाल अभी तक है और यह मलाल इस बार भी रहेगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने परिवारवाद को बढ़ावा दिया है, जबकि मोदी का परिवार 140 करोड़ देशवासियों का परिवार है। प्रधानमंत्री मोदी पूरे देश को आगे बढ़ाने और आत्मनिर्भर बनाने का काम कर रहे हैं। 2014 के बाद भाजपा की सरकार बनने के बाद लूट को बंद कर पारदर्शी शासन व्यवस्था को लागू किया है। मोदी जी ने 20 करोड़ परिवारों को अपने बीपीएल से बाहर निकाल लिया। ये नीति आयोग की रिपोर्ट है। 20 साल के 20 करोड़ लोगों को बाहर निकाला। हरियाणा में तो हमने और आगे बढ़ करके काम किया। देश भर में गरीब कौन जिसकी इनकम आय 1,20,000 रुपया साल से नीचे है, उसको गरीब माना गया है देश भर में। हमने कहा नहीं, ये संख्या हमारी कम है, ये सिर्फ 70 लाख में से 15 लाख परिवार हैं। हम और लोगों की सहायता करना चाहते हैं। उस लिमिट को हमने 1,20,000 को 1,80,000 कर दिया और थोड़े से लोग ज्यादा बढ़ जाएंगे, उनकी मदद भी हम करेंगे। वो हमारे 29 लाख परिवार हो गए। देश में पहला राज्य है जिसमें बीपीएल की लेवल हमने और ऊंचा किया है। विकास एवं पंचायत व सहकारिता राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार महिपाल ढांडा ने कहा कि एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। उन्होंने विपक्षी पार्टियों पर भी तंज कसा। सोनीपत लोकसभा से भाजपा प्रत्याशी मोहनलाल बड़ोली ने कहा कि भाजपा ने हरियाणा में पिछले 9.5 सालों में बिना पर्ची खर्ची के योग्यता के आधार पर नौकरियां देकर युवाओं का सपना साकार किया है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने गरीब का हक उनके घर तक पहुंचाया है। मंदिर आज ने मोदी जी के नेतृत्व में बन गया और बनकर आज करोड़ों लोग अपने राज्य राम के दर्शन करने के लिए अयोध्या में जा रहे हैं। आज आप सबके आशीर्वाद से हिंदुस्तान में एक कानून बनकर तैयार हो गया। 4 जून को जैसे ही आप लोग अपना नतीजा खोल कर देखोगे तो उसके तुरंत बाद समान नागरिक संहिता के कानून पर ठप्पा लग गए। हिंदुस्तान के लोगों की मांग को भी पूरा करने का काम आदरणीय मोदी जी करेंगे। देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो विकास का नया रास्ता, नया मॉडल प्रस्तुत करने का काम किया, आप सबको ध्यान में है। 2014 में जब देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार राय स्कूल में आए थे और 3 सड़कों का जो शिलान्यास करके गए थे, 12 लेन का नेशनल हाईवे, केजेपी और केएमपी का शिलान्यास तय समय में पूरा करके जो बड़ी सौगात इस सोनीपत लोकसभा को देने का काम किया।
चंडीगढ़ में कांग्रेस को उस समय एक और झटका लगा जब पार्टी के दो प्रमुख नेता जिला कांग्रेस शहरी के अध्यक्ष परवीन नारंग बंटी और युवा कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष परीक्षित राणा ने कल भाजपा का दामन थामा। भाजपा नेता संजय टंडन और प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र पाल मल्होत्रा ने भाजपा में शामिल करवाया। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र पाल मल्होत्रा ने कहा कि बीजेपी का कारवां बढ़ रहा है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि पूरे देश में उनकी गारंटी चल रही है, इसलिए लोग बीजेपी में शामिल होना चाहते हैं। भाजपा का कारवां तो पर अब सारी दुनिया में बढ़ रहा है। जब मोदी जी की गारंटी पूरी दुनिया में चल रही है तो पूरी दुनिया भाजपा ज्वाइन करना चाहती है। इंसान को पिछले 15 साल से पब्लिक देख रही है, सुबह से शाम तक ये सोशल सर्विस करते आ रहे हैं। कितनी सोशल सर्विसेज करते हैं जी, कोविड से लेके अब तक। विधवा महिलाओं को राशन देना हर महीने का इनका कार्यक्रम है, लोगों की समस्याएं सुनना रोज का इनका कार्यक्रम है। तो एक इंसान को पिछले 15 साल से पब्लिक देख रही है, इस काम को करते हुए नेचुरली उनके ऊपर फेथ है। वहीं इस मौके पर चंडीगढ़ से भाजपा के लोकसभा उम्मीदवार संजय टंडन ने कहा कि कांग्रेस के नेताओं का पार्टी के नेतृत्व से मोहभंग हो गया है। वे मोदी सरकार की विकासोन्मुख नीतियों के प्रति आकर्षित हो रहे हैं और ऐसी पार्टियों के साथ रहना चाहते हैं जो राष्ट्र के विकास के लिए समर्पित हो। साथ ही उन्होंने चंडीगढ़ के विकास से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर बात करते हुए सभी को आश्वासन दिया कि अगले 5 साल सिटी ब्यूटीफुल के इतिहास में स्वर्ण युग साबित होंगे। उन्होंने मेट्रो प्रोजेक्ट का विशेष रूप से जिक्र किया। रोज इसी तरीके से कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी से लोग भाजपा को ज्वाइन करेंगे और जिन व्यक्तियों से भी चर्चा हो रही है सबका यही कहना है कि देश को आज मोदी जी की जरूरत है और मोदी जी की गारंटियों से प्रभावित होकर उन्होंने भाजपा को ज्वाइन किया है और वो चाहते हैं कि एक ईमानदार सरकार, एक सिंसियर सरकार जिस तरीके से 10 साल से चली है वो अगले 5 साल के लिए एक बार फिर मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। निर्वाचन आयोग ने आम आदमी पार्टी के विज्ञापन कोड और आयोग के दिशा निर्देश के अनुसार चुनाव प्रचार गीत की सामग्री में संशोधन करने और उसके बाद प्रमाणन के लिए दोबारा प्रस्तुत करने को कहा है। आयोग ने गीत की कुछ पंक्तियों और सलाखों के पीछे खड़े दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की एक फोटो को हाथ में लिए लोगों की तस्वीर पर आपत्ति जताई है। मीडिया से बातचीत में आम आदमी पार्टी के नेता आतिशी ने कहा कि प्रचार गीत आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन नहीं करता है क्योंकि यह सच्चाई पर आधारित है। मुद्दे पर प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा ने कहा कि आम आदमी पार्टी ने अपना अभियान गीत चुनाव आयोग की अनुमति के बिना सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित किया, इसलिए आयोग ने यह कदम उठाया। भाजपा ने कहा कि आम आदमी पार्टी ने 25 अप्रैल को अपने अभियान की मंजूरी के लिए आवेदन किया था, परंतु उन्होंने उसी दिन बिना अनुमति के इसे प्रसारित कर दिया। अंबाला के शंभू बॉर्डर पर किसानों द्वारा रेलवे ट्रैक पर लगाए गए जाम से आम जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया है। हर वर्ग इससे बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। गौरतलब है कि किसान अपने 3 साथियों की रिहाई सहित अनेक मांगों को लेकर आंदोलनरत हैं। रेलवे विभाग के साथ साथ अंबाला जिले के व्यापारियों को करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है। सारा व्यापार लगभग ठप पड़ गया है। व्यापारियों ने बताया कि यहाँ वैज्ञानिक उपकरण बड़ी संख्या में बनाए जाते हैं और उनकी विदेशों में भी सप्लाई होती है, लेकिन किसानों के प्रदर्शन की वजह से न तो कच्चे माल का आयात निर्यात हो पा रहा है और न ही तैयार माल बाहर भेज पा रहे हैं। उन्हें करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है। उन्होंने सरकार से किसानों द्वारा बंद किए गए रास्तों को जल्द से जल्द खुलवाने की मांग की ताकि वे अपना व्यापार सुगमता पूर्वक कर सकें। किसान आंदोलन का हमारे इंडस्ट्री पे बहुत बड़ा इफेक्ट है, क्योंकि जो भी हमारे जो इंडस्ट्री है वो सारी स्कूल कॉलेज बेस्ड है। कंप्लीट एजुकेशन को हम डील करते हैं, चाहे वो मेडिकल कॉलेज है, चाहे वो इंजीनियरिंग कॉलेज है, चाहे वो फार्मेसी कॉलेज है या नर्सिंग लैब्स है। तो सारा सामान अम्बाला से जाता है और अम्बाला का सारा बिजनेस इसी के ऊपर टिका हुआ है। मगर उसका सबसे बड़ा माइनस पॉइंट क्या हो रहा है, पूरा पंजाब, पूरा आपका J&K, कहीं से भी हमें काम नहीं मिल पा रहा है और अगर मिलता भी तो हम सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं टाइमली। तो हमें तो उसका नुकसान जो हो रहा है वो तो हो ही रहा है और जो लेट फी लग रही है वो अलग लग रही है।
किसान आंदोलन का जो हमारे बिजनेस पे साइड इफेक्ट पड़ रहा है वो बहुत ज़्यादा पड़ रहा है, क्योंकि किसान आंदोलन की वजह से पहले रोड बंद थे, अब रेलवे भी बंद हो गया है, जिसकी वजह से हमारा कच्चे रॉ मटेरियल है वो आना जाना बंद हो गया, और जो माल बन गया है उसकी सप्लाई भी रास्ते में रुक गई, जिसकी वजह से मैन्युफैक्चरर और सप्लायर दोनों ही बड़े परेशान। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।